हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों, गुड इवनिंग सभी लोगों को। बहुत ही वेलकम इस क्लास में। देखिए, जब भी आप लोग स्टडी करते हैं तो एक दिमाग में चीज़ रहती है कि सर अनएकेडमी का अगर हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो किस तरीके से उसमें पढ़ाई होती है। तो उसी सेगमेंट में मैं आपको एक और वीडियो, लगभग तीसरा चौथा पाँचवां वीडियो ये डाल रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि अनएकेडमी प्लस पर हम किस तरीके से पढ़ते हैं। हम बहुत डीप में जाके चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। और आज की इस क्लास में जो मैंने टॉपिक चुना है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। मज़ा आएगा आपको अपने आसपास की चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी देखने में, किस तरीके से घरों में बिजली लगाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी आपको झटका देती है तो क्या होता है, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते ज़रूर होंगे। तो अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सवाल आना ज़रूरी है, और सवाल अगर नहीं आते हैं तो फिर समस्या है। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक जो है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, धारा और जो है विद्युत जो जो चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे अनअकैडमी पर। ये ये जो जो टॉपिक है ये किन किन एग्जाम्स को कवर करता है, तो सबसे पहले तो ये एसएससी को कवर करता है। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को ये प्रॉपरली कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी के अलावा रेलवे में खासकर आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ से आरआरबी ग्रुप डी में 25 नंबर का पेपर साइंस का आता है, जिसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, उनको भी हम कवर करेंगे। तो एसएससी के सारे एग्जाम्स, एनटीपीसी और रेलवे के सारे एग्जाम्स, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें भी काफी अच्छी खासी साइंस पूछी जाती है। अगर आप टीईटी का एग्जाम देते हैं या फिर आप अलग अलग तरीके के एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी आपका साइंस का पोर्शन काफी अच्छा बनता है। तो उन एग्जाम्स को भी मैंने कवर किया है। इन सभी एग्जाम्स के लिए एक कॉमन टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज नेम इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करें। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी पे मैं आपको योगेंद्र सिंह के नाम से मिलूंगा, और ये कहाँ पे मिलूंगा, एसएससी में। ध्यान रखना कि मैं आपको एसएससी में ही दिखाई दूंगा, और किसी वर्टिकल में मैं आपको नहीं दिखूंगा। तो आपको करना क्या है कि अपनी गोल को एसएससी करना है, और एसएससी करने के बाद सर्च करना है योगेंद्र सिंह। हो सकता है कभी कभी मैं डायरेक्टली ना मिलूं, तो आप व्यू ऑल कर दीजिएगा। सारे के सारे व्यू ऑल में क्या होगा, जितने भी एजुकेटर होंगे योगेंद्र नाम से सारे खुल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि योगेंद्र सिंह के सर्च करने से मैं आपको मिल जाऊंगा। राइट है, इतना ही सर्च करने से आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा इधर उधर। आगे चलते हैं। अनअकैडमी अगर आप मुझे नहीं ढूंढ पाते तो कोई बात नहीं, मेरा जो लिंक है वो प्रोफाइल में दे रखा हुआ है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे प्रोफाइल मतलब डिस्क्रिप्शन होता है, उसी डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाओगे तो लिखा होगा प्रोफाइल लिंक फॉर द योगेंद्र वर्मा। राइट, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप पहला वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें क्या करेगा, अगर आप पहली बार अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे और मेरा पहला वीडियो देखेंगे या कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपसे कोड मांगेगा। इस कोड का, ये जो कोड है वो है योगेंद्र। इससे आप सारी की सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। सो दिस इज अ कोड फॉर ऑल फ्री क्लास एक्सेस। ठीक है, ये एक कोड है जिससे आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। हेलो जी, मैं आपको 1 घंटे में कॉल करता हूँ। 1 घंटे में कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करें, आगे निकाला है। ठीक है, तो इससे आपसे सारी की सारी क्लासेस फ्री हो सकती है। फिर आप कोई भी वर्टिकल में जाके देखिए, एसएससी में देखिए, रेलवे में देखिए, सारी आपकी क्लासेस फ्री हो जाएंगी, एक्सेप्ट जो क्लासेस पेड है उनको छोड़कर। चलिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन शुरू होता है 1 महीने से लेकर 24 महीने तक। इतना टाइम पीरियड है एसएससी वर्टिकल में, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब देखो, एक बात समझना कि 1 महीने के जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो है 1300 रुपए, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो है 7800 रुपए। आगे जैसे मैं पर मंथली बेसिस पे देखूं तो 1 महीने के प्राइस का पर मंथ बनेगा 1300 रुपए, और 24 महीने में अगर आप लोगे तो पर मंथ का प्राइस बनता है 325 रुपए। तो अच्छा तरीका क्या है, आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन चूज करें, हर महीने 325 रुपए भरें। 325 कुछ भी नहीं है, आपके मोबाइल के रिचार्ज भी 325 250 रुपए का होता है। तो 325 रुपए में आप 2 साल तक लगातार क्लासेस को देख सकते हैं, जो कि आपका अमाउंट काफी कम पड़ेगा। अब ये भी और कम करना चाहते हैं तो मेरा कोड है योगेंद्र, ये कोड आपको और 10% कम कर देगा। तो जो महीने का आपको 325 रुपए पड़ रहा था,
अब वो 293 रुपए ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 10% का डिस्काउंट ऑफ हो गया है। साथ में टोटल जो कॉस्ट है वो बनेगी 7020 रुपए। तो 7020 रुपए 24 महीने का प्राइस है। आप हर महीने 293 रुपए पे करके आप क्लासेस को देख सकते हैं ईएमआई कॉस्ट से। ठीक है, चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है, कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है, और क्या ये केवल मेटल में ही मौजूद होता है या और भी जगह मौजूद होता है? सभी जगह चार्ज मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर गर्मियों में आप रजाई ओढ़ते हैं और रजाई में रात में आप कभी कभी उठेंगे और रजाई को झड़ाने की कोशिश करें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो भी एक तरीके का चार्ज है। बात समझ में आया? और चार्ज हर जगह मौजूद है। सपोज दैट मैं एक आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, राइट? इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ये कुछ पेपर हैं, इन आपको दिख रहा होगा। इन पेपर्स को मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, राइट? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और मैंने इनको अपने हाथ पे रख दिया। आप देख सकते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा प्रॉपर्ली। मैं थोड़ा सा पास आ जाता हूँ कैमरे के, ठीक है? तो आप ये देखिए, आप ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो मैंने ऐसे कर रखे हैं। अब मैं इस पेन को अपने सर से जो है वो चार्ज करूंगा, और चार्ज करने के बाद जैसे ही मैं इन टुकड़ों के पास में लाऊंगा, आप देखिएगा ये जो है ये इससे चपक जाएगा। एक मिनट, ये चार्ज नहीं हो पाया प्रॉपरली, ये देखिएगा, राइट? अभी चार्ज नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, आप घर पे करके पेन से करके, या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, पेन से करके इसे जरूर एक्सपेरिमेंट करिएगा, राइट? तो ये क्या करेगा, ये स्टिक करने की कोशिश करेगा, आपके पेन से चपकने की कोशिश करेगा। ये हो सकता है कि किसी और मेटल का बना हो, मेटल के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने घर पे करिएगा तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो जरूर सक्सेसफुल होगा। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो चार्ज इज व्हाट? अगर हम किसी भी चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज हर जगह मौजूद होता है, राइट? और ये दो तरीके से बन सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और चार्ज इज नथिंग, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे भी चार्ज मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें भी चार्ज मौजूद होता है। तो चार्ज का मतलब आवेश, और आवेश हर जगह मौजूद होता है। इसकी खोज सबसे पहले दो तरीके का होता है चार्ज। एक तो होता है पॉजिटिव फॉर्म में, क्या होता है, एक तो हो गया पॉजिटिव फॉर्म में और एक हो गया नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है? एक हो गया नेगेटिव फॉर्म में। और चार्ज की खोज सबसे पहले किसने की थी? इन महाशय ने की थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि आसमान में बहुत सारी बिजली तड़कती रहती है और उनको ये पता था कि ये भी क्या फॉर्म ऑफ चार्ज है। जब बहुत सारे चार्ज आपस में टकराते हैं तो बिजली का निर्माण होता है, लाइटनिंग का निर्माण होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था काइट एक्सपेरिमेंट, मतलब पतंग का प्रयोग। पतंग का उन्होंने पतंग को धागे से, मेटल वायर से जोड़ा और उड़ाना शुरू किया। एक बिजली आई, इस पतंग से टकराई, और टकरा कर इस मेटल वायर से होती हुई, यहाँ पे उन्होंने की लगा रखी थी, एक चाबी लगा रखी थी, उस पे आके वो टकराती है और बिजली बड़ा सा धमाका होता है। तो इसके द्वारा इन्होंने ये बताया था कि चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं मेटल में, और इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटनिंग हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? बहुत सारे चार्जेस के फ्लो के कारण। तो चार्जेस का मतलब क्या है? चार्जेस का मतलब है काइंड ऑफ आवेश जो आ रहा है, किसी भी तरीके से फॉर्म में आ सकता है, वो हर जगह मौजूद हो सकता है। वेदर इट इज बादलों में भी चार्जेस होते हैं, किसी मेटल में भी चार्जेस होते हैं, किसी छोटी सी चीज में भी चार्जेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये आपको दिख रहा है ना, आलू, आलू में भी चार्जेस होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज कि चार्जेस हर जगह मौजूद होते हैं, और जब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो बिजली का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा कि जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं तो बिजली का निर्माण होता है। जैसे कि लाइट, जैसे कि बादलों में चार्जेस हैं, इन बादलों, ये जो बादलों में चार्जेस हैं, जब ये फ्लो कर गए एक मेटल से तो बिजली का निर्माण हुआ, राइट? जब ये बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं और जब वो एयर से फ्लो कर गए तो उससे लाइटनिंग का निर्माण हुआ। तो चार्जेस, अब आप ये एक्सपेरिमेंट जो है क्या कहता है कि 4 आलू लो, उन चारों आलू पर कॉपर का वायर बना दो, इन कॉपर वायर को आपस में जोड़ दो और यहाँ पे छोटी सी एलईडी लगा दो, ये एलईडी जलने लगेगी। आप घर में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जब ये एलईडी जलने लगेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इन वायरों के थ्रू जो आलू में मौजूद चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, और जब भी चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अगर मैं आम भाषा में बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्जेस का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। चार्जेस पॉजिटिव टाइप का होता है, चार्जेस नेगेटिव टाइप का होता है। चार्जेस की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस की खोज की थी। बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो कि जरूरी है, ठीक है? और यही चार्जेस जो होते हैं ये आयन के फॉर्म में भी होते हैं। अब देखो ये चार्जेस जो है किस फॉर्म में हो सकते हैं? हो सकता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्जेस होते हैं,
और इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? किसी भी मेटल में पाया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरह चार्जेस जो है वो आयन के फॉर्म में भी होते हैं, आपने सुना होगा, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और ये किस में पाए जाते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चार्जेस की रूपरेखा किसी भी तरीके की होती है, किसी भी फॉर्मेट में वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो आप सबको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ये भी पूछोगे कि सर ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने ऑलरेडी ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव के रखा है, तो ये जो चार्ज है ये नेगेटिव फॉर्मेट में है। अगर यही बात प्रोटॉन किया जाए तो ये जो चार्जेस है वो पॉजिटिव फॉर्मेट में हो जाता है। तो खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की खोज की। बेसिक चीजें मैं फिर से बता देता हूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की खोज की। अपने नोट्स में आप लिखिएगा, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की खोज की। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था काइट एक्सपेरिमेंट। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, राइट। और आयन भी मौजूद होते हैं, ये आयन भी इसी फॉर्मेट में चलते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब ये जो चार्जेस हैं ये भी क्या मतलब लाइक कि फ्लो करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीजें भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है हमारा कूलम्ब लॉ, जो कि चार्ज के ऊपर ही है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर जो दो चार्ज सेम कैपेसिटी के हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दो प्रोटॉन रखे हुए हैं या फिर दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो कहने का मतलब जब भी चार्जेस सेम टाइप के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं दोस्तों? रिपेल करते हैं, एक दूसरे की तरफ दूर दूर जाते हैं। तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर चार्जेस सेम हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स ही लगाएंगे। भाई हम कैसे पता करेंगे कोई व्यक्ति रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है? कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स क्या होता है? तो इसके लिए एक लॉ लेके आए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कूलम्ब्स लॉ। इन्होंने ये बताया कि जिस फोर्स से दो पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया। और ये फॉर्मूला कहता है कि फोर्स जो दो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, यूनिट चार्जेस के बीच में लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर। लाइक द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। हिंदी में बताएं तो उन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों चार्जेस के जो जो मान है उनका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा लॉ कहा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर है, यहाँ पे भी क्या है? आर ही है। उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/r का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को जोड़ दो, तो मैंने दो जोड़ दिया, तो ये हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। और जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं हमेशा बताता हूँ इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने लगा दिया F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है? ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया? इस पूरे को मैंने क्यों लिख दिया? तो मैं यहां पे लिखूंगा F इज इक्वल टू K Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K क्या है ऑलरेडी मैं बता दिया, पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू K है। अब इस K का मान मुझे अच्छे से पता है कि ये जो K की वैल्यू है ये होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैल्यू होती है। अभी मैंने यूनिट नहीं लिखी है क्योंकि यूनिट भी हमें पता होना चाहिए कि K की यूनिट क्या होगी, राइट? या फिर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको लेके अभी हम एक दो क्वेश्चंस आपको करा देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है? के बारे में अभी हम आगे जाके फिर से बात करेंगे, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर 4 गुना कर दिया जाए, यहां पे लिख रहा हूं, देखते चलिएगा, राइट? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैंने क्या क्या, दो आवेशों के बीच की दूरी को, दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है? दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच, राइट, तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन है, उनके बीच का आकर्षण बल कितना हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर दो आवेश रखे हैं Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी को अगर हम दोगुना कर दे तो उनके बीच का जो आकर्षण उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, F इक्वल टू K, जिसको मैं किसी और पेन से सोल्यूशन कर देता हूं आपका। तो सोल्यूशन को हम ले लेते हैं, राइट? ओके, तो सोल्यूशन को हम ले लेते हैं। देखिए सोल्यूशन मैं लिख रहा हूं, तो सोल्यूशन क्या कहता है कि हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस फॉर्मूले के द्वारा ही हमें ये चीज निकालनी है। बोलो सही बात है कि नहीं है? इतना चीज समझ में आ रही सबको? ठीक है भाई, राइट। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो इनके बीच की दूरी, ना तो Q1 बढ़ा घटा, ना बढ़ा, ना तो Q2 के बारे में कोई बात की है, ना तो K के बारे में कोई बात की, केवल R के बारे में बात की है। तो नया F क्या आएगा? तो उसे मैंने F कर दिया, K Q1 Q2 अपॉन R कितना कर दिया? 4R, तो मैंने यहाँ पे 4R कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस हमने जैसे बोला वैसे कर दिया। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 16R स्क्वायर, ये होगा 16R स्क्वायर। अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू पहले से कितनी है? पहले से तो हमने F दे रखी है, ये वाला F, और F डैश क्या आ जाएगा? 1/60। तो हम अगर इसको यहाँ पे लिख दें तो क्या बनेगा? 1/16 मतलब ये हो गया कि जो नया बल आएगा वो पहले वाले बल का 1/16 गुना होगा, 1 मतलब 16वां भाग होगा। ये क्वेश्चन में यहाँ पे बन सकता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 1/16 F हो जाएगा। तो जो नया बल आकर्षण बनाएगा वो 1/16वां हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन में और यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में कि जो नियतांक होता है विद्युत वाहक का, या फिर विद्युत वहन नियतांक कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो वो कह रहा है कि जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये क्या है? विद्युत नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो विद्युत नियतांक कांस्टेंट होता है, नियतांक का मतलब एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो इनमें से किसके बराबर? के बराबर,
ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा बराबर। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन क्या थे मैं एक करके बता देता हूं। पहला ऑप्शन जो दे रखा था, पहला जो ऑप्शन दे रखा था वो था एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बी ऑप्शन दे रखा था एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू, एच अपॉन क्यू। सी ऑप्शन दे रखा था एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जो है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू। और चौथा ऑप्शन दे रखा था हाँ ई अपॉन क्यू। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे और कह रहा था कि बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखो इसको करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो दोस्त क्या करेंगे इसमें, बहुत ही आसान सी चीज है, समझते चलना। हमें ये पता है फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट की गई तो इसे हम K को उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में ये पहले मौजूद था। तो ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो गया हमारा 4 पाई तो यही रहा, इसकी कोई मतलब ही नहीं। आर स्क्वायर क्या हो गया मीटर स्क्वायर और एफ नीचे आ गया तो ये हो गया एफ इंटू मीटर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। अब जरा ये देखिए कि चार्ज क्या होता है, ये तो हो गया सी अपॉन राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा न्यूटन, सी अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो सही है, सी अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर देखें तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, फोर्स इंटू मीटर को स्क्वायर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट राइट। तो ये तो हो गया हमारा वर्क। इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टी हो गया, क्यू अपॉन क्यू तो ये चार्ज रहा, ठीक है, क्यू अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू अपॉन क्यू बन रहा है, नहीं बन रहा है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नहीं बन रहा है। न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ मैं कोई चीज़ को राइट। चलिए इस पार्ट को हम अभी 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 छोड़ देते हैं। ओके, तो इस पार्ट को अभी हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। इस पार्ट में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर रहे हैं, इसको हम आगे आगे जाके सॉल्व करेंगे। कुछ ना कुछ या तो ऑप्शन गड़बड़ हो गया है लिखते समय जब मैंने क्वेश्चन को नोट किया होगा, या क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, चलो इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये पार्ट है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक मटेरियल। कितने तरीके का इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल क्या क्या चीजें फ्लो करता है। ठीक है, जैसे कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और कंडक्टर है। इनका मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, मतलब चार्जेस को कंडक्ट करा सकता है। और चार्ज किसके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं, आयंस के पास होते हैं। तो कंडक्टर दो तरीके का हो सकता है, या तो मेटल फॉर्म में है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर सकें। और अगर वो नॉन मेटल के टाइप में है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस को फ्लो कर सकते हैं। तो देखो कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब है कि अगर कोई मेटल है तो उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर कोई नॉन मेटल है राइट तो उसके पास में आयंस होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की बात बात हो रही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर सके, है कि नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास ही होता है।
तो जितने भी मेटल होते हैं उन सभी मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज। इंसुलेटर का मतलब क्या है? इंसुलेटर का मतलब यह है कि उसके पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मौजूद नहीं है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे लकड़ी जो है, लकड़ी क्या करता है? एक इंसुलेटर का कार्य करता है। प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, जो इम्प्योर वाटर होता है उसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो लकड़ी हो गया, प्योर वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे के सारे, प्लास्टिक हो गई, ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटर हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ऐसे कंडक्टर जिनमें अगर थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए, थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देंगे, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। तो जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है जो समहाउ कुछ न कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो बैलेंस बैंड होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सारे के सारे मेन टाइप से जो है वो टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, राइट, अगर आपसे पूछा जाए द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको याद रखना है कि सबसे जो बढ़िया कंडक्टर होता है उसका नाम है एजी। एजी बोले तो सिल्वर। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद कॉपर आता है, गोल्ड आता है, ये सभी आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बेस्ट कंडक्टर पूछा जाता है। एक और वर्ड होता है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। इसको लेके भी कभी कभी बहुत सारी भ्रांतियां, मैं बता देता हूँ कि सुपर कंडक्टर का क्या मतलब है। सुपर कंडक्टर का मतलब है कि कोई ऐसा कंडक्टर जो -273 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा हो। पहले तो ये टेम्परेचर ही हाइपोथेटिकल है, ये टेम्परेचर ही पॉसिबल नहीं है। इतने कम तापमान पर कोई कंडक्टर काम ही नहीं करता है, क्योंकि इतनी कम तापमान तक अभी तक हम पहुंचे नहीं। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो भी कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है, क्योंकि वहां पर हीट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कुछ ना कुछ जो आवेश है, जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो डिस्ट्रॉय होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब चूंकि वहां भी हीट ही नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, और अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी। उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाती है, या फिर रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इसको लेके हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई भी वायर इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाता है वो अपने अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। इसको हम वायर की फॉर्म में ना लेके चार्जेस की फॉर्म में लेते हैं कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब दो चार्जेस रखे हो तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक एक तरीके से अदृश्य जो तरंगे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, जो किरणें होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती है। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइपोल। इन दोनों पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इन दोनों पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है भाई, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है जो भी इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय जितना भी इनका यूनिट चार्ज है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे E क्या है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मुझे लगता है थोड़ी सी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इन दो चार्जेस के बीच में,
ये निकालने का तरीका ये है कि इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, जिसके लिए हमने कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में कितना चार्ज जनरेट है, Q नॉट कितना है, इन दोनों से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी होगी। अच्छा, यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट तो होगी न्यूटन और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहां से असली चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तो हम थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें आपको बता रहे थे क्या होता है, मेन जो पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हमने आपको अभी तक क्या क्या चीजें बताई हैं, अभी तक मैंने आपको बताया चार्जेस क्या होते हैं, राइट, चार्जेस आयंस क्या होते हैं। चार्जेस की बात करें तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है ये भी बताया मैंने आपको, ये भी बताया किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर फ्लो ऑफ चार्जेस होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यही डेफिनेशन कहती है करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट। सिर्फ कंडक्टर नहीं, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकता है, सोल्यूशन भी होता है। किसी भी चीज से अगर चार्जेस ऑफ फ्लो चार्जेस का फ्लो होता है तो उसकी दर को हम क्या कहते हैं, उसकी दर को हम करंट कहते हैं। तो अगर इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि भाई करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्जेस का फ्लो की रेट, रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख दिया Q अपॉन टी। समझ में आ रही है? तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन टी। यहाँ पे Q की जो यूनिट है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं क्या है, कूलाम्ब है। Q की जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम्ब है। T की जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। और I की जो यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम्पियर, जिन्होंने करंट का सबसे पहले आविष्कार किया, जिन्होंने करंट का सबसे पहले आविष्कार किया। तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, राइट। ये चीज आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में, हम जिसकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो करंट है ये भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का करंट है। कौन कौन सा करंट है, एक तो होता है एसी करंट जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और दूसरा होता है डीसी करंट जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये चीजें अभी मैं आगे जाके समझाऊंगा। तो एक कंडक्टर यहाँ पर फिगर में बना हुआ है, इस कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो हो रहा है। कहां से कहां की तरफ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि चार्जेस का फ्लो हमेशा और हमेशा कहां से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो फ्लो करेंगे, मतलब इस तरीके से जा रहे हैं। और जब ये फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा है, एम्पियर लगा हुआ है, ये बता रहे हैं करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। बेसिक चीज समझ में आ गई आपको। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, एक जो बेसिक चीज है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूं कि यहाँ पे जो एसी करंट है इसकी खोज किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी खोज की थी टेस्ला ने, टेस्ला ने। और जो डीसी करंट है इसकी खोज किसने की थी, तो एडिसन ने। किसने की थी, एडिसन। तो एसी करंट और डीसी करंट की खोज किसने की है, ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जरा देख लीजिए। किसी चालक में 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रभावित होती है तो कितना आवेश प्रभावित किया गया, कितना आवेश प्रभावित हुआ। एक मिनट का आप टाइम ले लीजिए और क्वेश्चन को करिए जरा। तो किसी चालक की 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रभावित हो तो कितना आवेश प्रभावित हुआ। हाउ मच चार्ज मस्ट हैव फ्लोन इन द कंडक्टर फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 1 मिनट। देखो दोस्त, हमें ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। बताओ सही बात है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमें A दे रखा है 3 एम्पियर जो कि I के बराबर होगा। हमें टाइम दे रखा है 1 मिनट जो कि 60 सेकंड के बराबर होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें सेकंड में निकालनी है। और हमें Q पूछा गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस फॉर्मूले से हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, I इंटू टी। ठीक है भाई, तो जरा निकालते हैं। A कितना हो गया हमारा 3 इंटू टी कितना हो गया 60, 3 इंटू 60 कितना हो गया 180 हो गया। तो दोस्तों 180 कूलम हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 180 कूलम एनर्जी को वो जो है वो जनरेट कर रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन को हम और ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। 10 एम्पियर की प्रतिरोध में 0.1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 एम्पियर की प्रतिरोध में 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगा। तो कर लेते हैं भाई, क्या क्या हमें दे रखा है पहले। तो हमें फिर से आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, हमें टाइम दे रखा है 1 मिनट, तो टाइम हमें दे रखा है 60 सेकेंड, राइट। हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू। अब आप इस यहां पे एक चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है कि भाई अगर हमें क्यू निकालना है तो क्यू इंटू आई इंटू टी, इन तीनों से ही हमारा काम बन जाएगा। फिर आर की क्या वैल्यू है, तो दोस्त मेरे आर की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आपका 3 से ही काम बन जाएगा। यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई हमारा कितना दे रखा है 0.5 इंटू टी हमारा दे रखा है 60। 0.5 इंटू 60 करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 कूलाम की मात्रा जो है उससे पास हुई है। आंसर कितना बन जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, बोलो। इतनी छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ प्लेस इज कॉल्ड पोटेंशियल। एक मात्रक आवेश को अनंत से एक स्थान पर लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। हमेशा बात पोटेंशियल की होती है कि भाई तुम्हारे घर में जो बिजली जल रही है कितने वोल्ट बिजली आ रही है, आप कहोगे 440 वोल्ट, 320 वोल्ट, राइट। तो हमेशा चीजें पोटेंशियल से चलती है। वो पोटेंशियल क्या है ये मैं चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि किसी भी चार्ज को, है ना, ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसको मैंने खींच के लाया इंफिनिटी से एक पॉइंट ए पर। तो अगर हम किसी चीज को लाएं, लेके आएंगे तो कोई ना कोई कार्य करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर किसी चार्ज को हम कहीं से लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ हम चार्ज करेंगे, कुछ ना कुछ हम कार्य करेंगे। जितना कार्य किया जाएगा इस चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, उस कार्य को हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। मतलब पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है एक यूनिट चार्ज को लाने में। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि पोटेंशियल क्या है, एक वर्क डन है। किस कब ये होगा, जब एक चार्ज को लाया जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो W अपॉन क्यू। तो जो बोल्ट होता है वो होता है W अपॉन क्यू। तो अगर मैं बोल्ट को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा बोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, जूल होता है, जूल डिवाइडेड बाय क्यू क्या होता है, कूलाम होता है। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम भी होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलाम के बराबर होता है। अब आपने सुना होगा कि इस पोटेंशियल के साथ में एक चीज और लगा दी जाती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसी चीज में मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, अगर सेम चीज में मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। डेफिनेशन क्या हो जाती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, एक पॉइंट ए से लेके एक पॉइंट बी तक किसी अगर वस्तु को लाया जाए तो उसमें जो कार्य हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो डिफरेंस में क्या है, डिफरेंस में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि पॉइंट ए से बी तक एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो एक चार्ज को, किसी भी चार्ज को क्यू को यहां से लेके यहां तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो भी बोल्ट लिखेंगे, बोल्ट ए टू बी लिखेंगे। तो बोल्ट ए टू बी क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, बस यही चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इतनी बड़ी चीज समझ में आ गई आपको। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य 36 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच में बहने वाला विद्युत आवेश कितना होगा।
क्वेश्चन कब पूछा गया? आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि अगर वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अगर 12 वोल्ट का है, ठीक है, और वर्क डन कितना है, हमारा वर्क कितना है, वर्क डन 36 जूल है, ठीक, तो उनके बीच में विद्युत आवेश मतलब चार्ज क्या, तो चार्ज हमारा हमें निकालना है, ठीक, बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू क्या है, W/Q, बोलो यही मैंने बताया था हमने, तो हमने लगा दिया, और Q बराबर क्या होगा, W/W, तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W/V। तो W हमें कितना दे रखा है, W हमें दे रखा है 36 जूल का, और V हमें कितना दे रखा है, 12 वोल्ट का, तो 12×36 कितने बार गया, 3 बार, तो 3 कूलम विल बी द राइट आंसर, है ना? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान सी चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। आगे चलें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हो, क्वेश्चन नहीं, अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की, विद्युत सेल की। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि प्राइमरी सेल में वो कहेगा कि वोल्टेज सेल में हम एनोड के रूप में या फिर कैथोड के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो 3 तरीके की सेल होती है, सबसे पहली होती है वोल्टेज सेल, दूसरी होती है लैग्रांजे सेल, और तीसरी होती है ड्राई सेल। तो 3 सेल होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लैग्रांजे सेल, ड्राई सेल, और लैग्रांजे सेल, सॉरी वोल्टेज सेल, लैग्रांजे सेल और ड्राई सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज सेल की, ठीक है। तो वोल्टिक सेल क्या है, वोल्टिक सेल का डिस्कवरी की थी अलेजेंद्रो वोल्टा ने। इन्होंने क्या किया कि 2 चीजें ली, एक तरफ एक जिंक की प्लेट ली, एक तरफ एक कॉपर की प्लेट ली, और इनमें क्या किया कि बीच में सोल्यूशन डाल दिया, जिसे हम कहते हैं कॉपर, कॉपर में जो है वो H2SO4 का सोल्यूशन डाल दिया इसके बीच में, और इसको रख दिया। अब देखो होगा क्या, ध्यान देना, अब देखो होगा क्या कि ये जो जिंक है ये एनोड की तरह कार्य करेगा, ये जो कॉपर है ये कैथोड की तरह कार्य करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और जो 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 इलेक्ट्रॉन से वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ। तो जब ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट आपको बताया कि, और ये जो बीच में कॉपर H2SO4 का सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगी, बीच का जो बल्ब है ये जल जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, अगर हम यहां पे बात करें, एक और सेल है जिसको आप कहते हैं लैग्रैंज सेल। लैग्रैंज सेल में क्या किया गया कि जिंक को डाल दिया गया NH4 के सॉल्यूशन में, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं, और कार्बन को डाल दिया गया MnO4 के सॉल्यूशन में। अब जिंक क्या करेगा, फिर से एनोड का कार्य करेगा, कार्बन क्या करेगा, कैथोड का कार्य करेगा, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कैथोड का कार्य करेगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए भाई कि किसमें किसका सॉल्यूशन डाला गया है, मिक्सचर डाला गया MnO2 का ना, और चारकोल का यहाँ पे मिक्सचर डाला गया इस वाली सेल में, और यहाँ पे क्या है, बीच में जो है वो सॉल्यूशन जो है वो अमोनियम क्लोराइड का है, अमोनियम सॉल्यूशन है, NH4Cl का सॉल्यूशन है, और इसको डाल दिया गया, ठीक है। ये रिएक्शन से सेल हो गया। नेक्स्ट वन इज ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल ये वाला पार्ट है, जो बैटरी बल्ब जो भी आप देखते होंगे, बहुत सारे जो आते हैं ना सेल वगैरह जो आते हैं, तो वो जो है वो ड्राई सेल कहलाते हैं। इसमें बीच में जो है वो कार्बन की रॉड होती है, तो ये जो कार्बन की रॉड है बीच वाली, ये कैथोड का कार्य करती है, आसपास एक जिंक की रॉड होती है, ये एनोड का कार्य करती है, और जो बीच में सोल्यूशन होता है वो NH4Cl का सोल्यूशन होता है। तो आपको यही चीज याद रखनी है कि ड्राई सेल में, वोल्टिक सेल में और लैग्रैंज सेल में हम किन चीजों का उपयोग करते हैं, जिंक का करते हैं, है ना, और MnO NH4Cl का भी करते हैं, ठीक है। ये ड्राई सेल में। चार्जेबल बैटरी क्या होती है, जो चार्ज हो जाती है, तो आपने देखा होगा जितनी भी बैटरी आजकल आने लगी ना मोबाइल फोन में, लिथियम आयन बैटरीज है, उनमें आयंस का उपयोग करते हैं हम लोग, लिथियम आयन जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें वो जो है वो चार्जेबल बैटरी है, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज ओम्स लॉ, इसे कहेंगे हम ओम्स का नियम। क्या है ये ओम्स लॉ और ओम्स का नियम?
At constant temperature, the current passed through any conductor is proportional to the potential difference across the conductor. अब देखो ओम्स लॉ क्या कहते हैं, पढ़ लो आप, पहले पढ़ लिया आपने, हम सीधे ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ ये कहते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर, ये कंडक्टर मान लेते हैं, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो हो रहे हैं, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास किया जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V मान लिया और करंट को हमने I मान लिया, तो ये कह रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये बात इन्होंने कही है ओम्स ने, ठीक है। अब हमने इस कांस्टेंट को हटाया तो ये हो गया V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है? कांस्टेंट है जो हमने हटाया था, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और या फिर हम कहते हैं इसे प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, ठीक है। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, या फिर क्या कहते हैं? प्रतिरोध। याद रखेंगे सभी लोग। तो राइट आंसर हमारा यही बन जाएगा। अब R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। V अपॉन आई, V क्या हो गया हमारा? वोल्ट हो गया, और I हमारा क्या हो गया? I हमारा क्या हो गया? एम्पीयर। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भैया ओम को अगर हम लिखना चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कहोगे ओम को हम लिख सकते हैं V अपॉन आई के फॉर्म में, या वोल्टेज अपॉन एम्पियर के फॉर्म में, ठीक है। तो R क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का कार्य क्या होता है? ये जो भी कंडक्टर का फ्लो है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, उसे रोकने का कार्य करता है। तो रेजिस्टेंस का कार्य, रेजिस्टेंस का कार्य होता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसे रोकने का कार्य रेजिस्टेंस करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोका जाता है फ्लो होने से, और जब इलेक्ट्रॉन रुकते हैं फ्लो होने से तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं हीट में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पतले तार होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा। वो भी मैं आगे जाके समझाऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है वो पतले तार और मोटे तार। एक क्वेश्चन आप जरा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इफ द करंट ऑफ 0.1 एम्पियर passes through the application of 5 volt of potential difference in it। ठीक है दोस्त, क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा ओम में ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट द करंट ऑफ 0.1 एम्पियर passes through application of 5 volt। तो हम क्या करते हैं? करंट ले लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 0.1 एम्पियर हो गया। ये हमें दे रखा है। वोल्ट हमें कितना दे रखा है? 5 वोल्ट दे रखा है, और हमसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। लगा देंगे फॉर्मूला। तो R इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई है। इक्वल टू क्या? V अपॉन आई है। V हमारा कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया, और I हमारा कितना हो गया? 0.1 एम्पियर हो गया, ठीक है। कटेंगे कितना बनेगा? 50 बन जाएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा? 50। ठीक है, आगे चलें। जब प्रतिरोधों को संयोजन श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा? संयोजन श्रृंखला का मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर किसी प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ दिया जाए, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, इनको जोड़ दिया जाए सीरीज में, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई अगर सीरीज में जोड़ोगे तो डेफिनेटली बढ़ जाता है, और अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो घट जाता है। इसके लिए हम आपको पहले थ्योरी बता देते हैं कि क्या है। कि रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रोकती है। बल्ब भी एक रेजिस्टेंस होता है, राइट, वो भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, हीट में कन्वर्ट करता है। प्रेस भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं वो भी एक तरीके के रेजिस्टेंस ही होते हैं। अब जब ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होता है, तो ऐसे केसेस में मैं एक बना के दे रहा हूं आपको। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में है, ठीक है। तो जब सीरीज में होता है कोई भी रेजिस्टेंस, तो उसमें जो करंट होता है, सॉरी, जो जो करंट होता है वो समान होता है। मतलब करंट का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो करंट अगर समान है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये भी मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या हो गया? V इज इक्वल टू हो गया I, ठीक। V इज इक्वल टू क्या हो गया? IR। अब वोल्टेज सभी में अलग अलग है, तो इसमें मान लीजिए वोल्टेज V1 होगा, इसमें मान लीजिए वोल्टेज V2 हो गया, और करंट सभी में सेम है, ठीक है। करंट सभी में सेम है।
तो अगर यहाँ पे टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो यहां से टोटल वोल्टेज कैपिटल V आया और फिर ये इसमें अलग टूटा, इसमें अलग टूटा, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सही है ना, आई तो सेम ही है। फिर हमने क्या किया, V को लिख दिया I और R1, तो हमने V को क्या लिखा, I R1 प्लस I R2। I1 I2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि I सेम है। मैंने क्या कहा, सीरीज में I जो है वो सेम होता है और जो V है वो डिफरेंट होता है। V जो है वो चेंज होता रहता है, मतलब वो सम बन जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो इसको भी हमने लिख दिया IR, टोटल R कर दिया इसको हमने। और इसमें क्या किया, आप सभी में देखो कि I सभी में कॉमन है, तो I इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, मतलब R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये चीज मैं जो बताना चाह रहा था कि कैसे फॉर्मूला आता है वो इस तरीके से आता है। तो सीरीज में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, जो R है, वो क्या होता है R1 प्लस R2, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में B समान होता है। तो वोल्टेज जो है, एक इधर रेजिस्टेंस है, एक इधर रेजिस्टेंस है, इधर भी V वोल्टेज जाएगा, इधर भी V वोल्टेज जाएगा, लेकिन चूंकि अब यहां से चार्जेस आ रहे हैं, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, यहां से चार्जेस आ रहे हैं, और चार्जेस जब यहां से आ रहे हैं तो चार्जेस, कुछ चार्जेस यहां चले गए और कुछ चार्जेस यहां चले गए, है ना, क्योंकि वायर अलग अलग हो गई है। और अगर चार्जेस अलग अलग वायर में चले गए हैं, मतलब क्या हुआ, करंट इसका अलग अलग हो गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल में आई जो है वो चेंज हो जाता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, और V जो है वो सेम होता है। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि I में I डिफरेंट होता है और V सेम होता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। भाई वहां से जो करंट आया वही करंट तो बना है। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है, ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, क्योंकि V तो सेम ही है। तो V हो गया कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें, अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अभिषेक, ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन एम्पियर इफ टू रजिस्टर ऑफ 20 ohm एंड 30 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए 20 ओम और 30 ओम वाले दो प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोधक ओम में कितना होगा। तो भाई जरा ध्यान से देखो कि ये जो दोनों हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम वैसे ही करेंगे, कर देते हैं भाई 1/r इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन R2 1/30, यही हो गया। अब 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 60, 20 दिया 60, 3 हो गया, 30 दूनी 60, 2 हो गया डिवाइडेड बाय 60। आगे देखो, तो ये हो गया 1/r इज इक्वल टू 5 अपॉन 60। अब 5 अपॉन 60 कितना होता है, 12 पंचे 60, 1/12, मतलब r बराबर हमारा कितना हो गया, आ गया r बराबर कितना हो गया हमारा 12। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, three resistance of each 5 ohm connected in series with 1.5 volt battery current through the circuit will be। 5 ओम के 3 प्रतिरोध 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, सर्किट के माध्यम से करंट की मात्रा कितनी होगी। अब देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, एक तो ओम्स लॉ यूज करना है और दूसरा हमको इनका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी यूज करना है। दोनों चीज हम यूज करके चलेंगे तब हमारा क्वेश्चन ठीक से बनेगा, प्रॉपरली बनेगा। तो उसने कहा 3 रेजिस्टेंस है जो 5 ओम के हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, तो R सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1
प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू कितना हो गया 15 ओम, सही है। R इक्वल टू कितना हो गया 15 ओम। वोल्ट हमारा कितना है, V हमारा कितना है 1.5 वोल्ट हो गया। हमें निकालना क्या है, करंट थ्रू द सर्किट। I बराबर कितना हो गया, I बराबर हो गया 15 V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R 15/1.5। इसे सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, उल्टा तो नहीं हो गया, ये उल्टा हो गया। V इक्वल टू IR, हमें निकालना क्या है, इसका करंट निकालना है, तो I इक्वल टू V अपॉन R। I इक्वल टू हो गया V अपॉन R, V हमारा हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय 15, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे 0.1 आ जाएगा आंसर। देख लीजिए 1.5 अपॉन 1.5 अपॉन 15 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 0.1 आंसर आ जाएगा। तो यही इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चले अगला पार्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बढ़िया प्रश्न, बढ़िया चीज है, बढ़िया टॉपिक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, क्या भला होती है, क्या इसका मतलब है, हम हर एक चीज यहाँ पे इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये कहता है कि सपोज दैट कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर की लेंथ L है, लेंथ L है, और रेजिस्टेंस इसके अंदर जो है वो R है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका A है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी, ये आंतरिक जो है वो परिभाषा है। वो ये कहती है कि कोई भी मेटल, कोई भी चीज कितनी अच्छी कंडक्टर है या कितना बुरा कंडक्टर है, इसके लिए हमें उसका पता होना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध कितना है। जितना विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होता है उतना वो बुरा कंडक्टर होता है, और जितना विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है उतना वो अच्छा कंडक्टर होता है। मतलब जो सिल्वर होगा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा, और जो लकड़ी होगी उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर की लंबाई ज्यादा है और एक कंडक्टर की लंबाई कम है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखो भाई, जितना लंबा वायर है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक हैं जो उसको रोक रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहे हैं। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि जितना लंबा कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाले जो छोटे छोटे जो चीजें हैं जो उसे रोक रही हैं वो ज्यादा होंगी, और अगर वो चीजें ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे मान लें कि रेजिस्टेंस एक तरीके का रोड ब्लॉक है, तो जितनी लंबी सड़क होगी उसमें रोड ब्लॉक की संख्या उतनी ज्यादा होगी, और जितनी छोटी सड़क होगी उसमें रोड ब्लॉक की संख्या उतनी कम होगी। मतलब जितनी ज्यादा लंबाई रेजिस्टेंस की होती है उतना, जितनी ज्यादा लंबाई कंडक्टर की होती है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होता है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। दूसरी चीज हम एरिया के लेके चलते हैं। अब बात समझिएगा, एक गेट है, एक क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं, और इस क्लास में छोटा सा दरवाजा है। अगर ये बच्चे इस दरवाजे से निकलना चाह रहे हैं, एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इतना स्मूथली ये लोग नहीं निकल पाएंगे। और इसी गेट का दरवाजा अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये अब बड़े आसानी से निकल पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर चार्जेस को भी इसी कंडक्टर में फ्लो होना है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होना है, जितना ज्यादा ये मोटा होता जाता है उतना आसानी से चार्जेस चलने लगते हैं, और जितने आसानी से चार्जेस चलेंगे उतना उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना उनको चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, चार्जेस को फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब ये है कि रेजिस्टेंस एरिया अगर ज्यादा है तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हमारा क्या सेगमेंट बन जाएगा,
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ये बन जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हटा दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल वाई ए, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो एल वाई ए। तो रो एल वाई ए कर दिया हमने। अब रो क्या है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है, जो आंतरिक प्रॉपर्टी है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये लेंथ हो गया और ये हो गया एरिया। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब इसका अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर मीटर हो गया कैंसिल, तो इसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल में कितना बढ़िया मटेरियल है ये बताता है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के आधार पर इन सभी को जो है वो आप क्वेश्चन में लिख देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, arrange the following in increasing order of specific resistivity, specific resistivity, ठीक है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। और मैं आपसे कह दूं कि पहला जो है वो है सिल्वर, दूसरा जो है वो है कॉपर, तीसरा जो है वो है मान लीजिए लकड़ी वुड, ठीक है। और चौथा जो है वो कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम। 4 दे दिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज करना है रेजिस्टिविटी के, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, जो सबसे बुरा कंडक्टर होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और सबसे बुरा कंडक्टर कौन सा है, वुड का है, तो मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, वुड की होगी। और अगर मैं कहूं कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी, तो आप ये कहोगे कि जो सबसे बढ़िया कंडक्टर है उसकी कम रेजिस्टिविटी होगी। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा, सिल्वर है। देखो सिल्वर सबसे कम आएगा, इसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है। इससे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, जो दूसरे नंबर का कंडक्टर होगा, तो हो गया कॉपर हो गया। और तीसरे नंबर का कंडक्टर कौन होगा, तो आप कहोगे जो उससे भी अच्छा कंडक्टर, तो हो गया एल्यूमिनियम हो गया। और चौथे नंबर पे क्या हो गया, वो। तो आंसर जो बनेगा हमारा, ये इसका सही अरेंजमेंट बन जाएगा, सिल्वर कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे चलते हैं इसी में। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है कि 120 प्रतिरोध वाले तार को दुगना मोटा कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो वो कह रहा है कि पहले रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो पहले उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 120 ओम, ठीक। और नया रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है कब, जब तार के नए प्रतिरोध की गणना करिए, जब तार को दोगुना मोटा कर दिया जाए, लंबाई बराबर ही है। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल वाई ए। तो R इज इक्वल टू, रो हमें पता नहीं है कितना है, रो सेम ही रहेगा क्योंकि वायर तो बदला नहीं गया, तो रो सेम ही रहेगा, लेंथ भी सेम ही रहेगी, नए रेजिस्टेंस निकालने की बात हो रही है। और एरिया जो है हमारा कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा दुगना मोटा कर दिया, तो 2a कर दिया। दुगना मोटा कर दिया तो एरिया तो बदल जाएगा ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझना जरा, एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया को मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझाए। और यहाँ पे एरिया इन्होंने क्या किया, दुगना कर दिया, रेडियस को दोगुना कर दिया इन्होंने, तो रेडियस को दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये नया वाला रेडियस है, ये नया वाला रेजिस्टेंस निकलेगा यहाँ से, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो एल बाई पाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सही है कि नहीं है? और आप जरा देखो कि रो एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, पहला वाला ही रेजिस्टेंस है, ये देखो जरा सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाली वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर डैश इक्वल टू क्या आ गया, आर बाई 4। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कितना हमारा 120 बटे 4 कितना हो गया 30। तो ये हमारा हो जाएगा 3 ये मुझे लगता है कि 30 बनेगा, एक मिनट रुकना, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर रो एल बाई ए 120, ये 30 होगा, पॉइंट गलत लिखा हुआ है, ये 30 होगा। ठीक है, ये पॉइंट लग गया बीच में, गड़बड़ है ये, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पॉइंट जो लगे हुए हैं बीच में वो सारी गड़बड़ है, ये 225 है, वो सारे के सारे, एक 225 है, एक 30 है, तो 30 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी तरीके एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए आप लोग। Find the resistance of a wire of length 8 meter, cross sectional area 2 centimeter square, and made of the material of resistivity 120 ohm meter. ठीक है, क्या है 120 ohm meter। बताओ जरा क्या आंसर बनेगा इसका। Find the resistance of a wire of length 8 meter, cross sectional area 2 centimeter square, and the made of the material resistivity 120 ohm meter। मैंने सब कुछ दे रखा है, जो जो दे रखा है वो हम लिखते चलेंगे। सबसे पहले में दे रखा है लेंथ दे रखी है 8 मीटर की। अभिषेक जरा पानी लिया ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन देखो यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, कहानी गड़बड़ हो रही है, तो इस कहानी को पहले सही कर लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर बदलना है, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 मैंने इसलिए किया क्योंकि सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आएगा, तो 2 बार हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया 10 टू दी पावर 4। ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब ये बात सही है, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए कि इस तरीके से चेंज करते हैं। आगे देखिए, उसकी रेजिस्टिविटी 120 ओम मीटर है। प्रतिरोधिकता आर इक्वल टू हो गया 120 ओम मीटर। आर नहीं, रेजिस्टिविटी मतलब ये लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया, और ये रेजिस्टिविटी। अब हम फॉर्मूला लगाना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, और मेगा ओम में निकालना है। ये भी देखिए, मेगा ओम में निकालना है, 10 टू द पावर 6 के फॉर्मेट में निकालना है। तो हमने लिखा यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आगे चलेंगे, इसमें 120 ओम मीटर इंटू लेंथ 8 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, वो भी -4 का। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, ये 4 बार कट गया। ठीक, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 12 चौको 48, तो ये हो गया 480 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये हुआ। अब मेगा ओम का मतलब क्या है, 10 टू दी पावर 6। अब इसके ऊपर 6 कब आ सकती है, जब हम 2 पॉइंट और लेके जाएं, 2 पावर और बढ़ा दें, तो इसमें से 2 जीरो हटा के इधर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब ये हमारा हो गया 4.8 मेगा ओम, ये हमारा हो गया 4.6 मेगा ओम। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा सेकंड वाला। समझ में आ गई बात? आगे चलें, अगला प्रश्न। विद्युत की विद्युत प्रतिरोधिकता, रेजिस्टिविटी के अरेंज में आपको चेंज करना है, कि रेजिस्टिविटी के सही क्रम में चेंज करना है आपको, बढ़ते हुए क्रम में है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो जितना अच्छा कंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम, और ये घटते क्रम में, देखो कम दिख रहा है, घटते क्रम में है, मतलब सबसे बढ़िया कंडक्टर ढूंढिए जो सबसे लास्ट में। सबसे बढ़िया कंडक्टर आपको ढूंढना है जो सबसे लास्ट में है, तो ये है वुल्फ्रामाइड, टंगस्टन, ये क्या है मरकरी, ये क्या है सिल्वर,
और ये क्या है, निकेल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सबसे बढ़िया कंडक्टर सिल्वर होता है, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? आगे चलें। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी। अभी तक मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो वस्तु किस प्रकार की उस पर निर्भर करेगी, और वो ये बताती है कि जितना अच्छा कंडक्टर है उतनी कम रेजिस्टिविटी है, और जितना बुरा कंडक्टर है उतनी अच्छी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस से है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब जस्ट अपोजिट, जो जितना अच्छा रेजिस्टेंस रखता है उतनी अच्छी रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। मतलब वो करंट को कम फ्लो करा पाएगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, करंट को ज्यादा फ्लो कराएगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यानी कि चालकता जो है वो रेजिस्टिविटी के अपोजिट होती है, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ये क्या है हमारा, ये है कंडक्टिविटी, ये क्या है हमारा, ये है कंडक्टिविटी, और ये क्या है हमारा, ये है रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में बेसिक डिफरेंस बस यही थोड़ा सा है, ठीक है? बेसिक डिफरेंस बस यही थोड़ा सा। मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिविटी, ये क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। ठीक, आगे देखो दोस्त। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी चीज में अगर मैं लिख देता कि धातुओं की विद्युत कंडक्टिविटी के सही क्रम चुनिए, तो ये उल्टा हो जाता, ये ऐसे ऐसे बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी आप समझ लीजिएगा कि अगर हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या बनेगा, तो उल्टा कर दो। तो कंडक्टिविटी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। रो क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल वाई ए, ठीक है ना? तो अगर रो को निकालना चाहे तो रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए वाई एल, ये होता है रो। ठीक है, तो अगर इसको हम नीचे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल, एल ऊपर चला जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर। ठीक है, और अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी का अपोजिट, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है कंडक्टिविटी की वो होती है 1 अपॉन ओम मीटर। ठीक है, ये होती है यूनिट किसकी, कंडक्टिविटी की, 1 अपॉन ओम मीटर। ये जो यूनिट होती है वो कंडक्टिविटी की होती है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो होता क्या है, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन के बीच में रेजिस्टेंस होते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम छोटे छोटे पार्टिकल मान लेते हैं। ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेड कलर के जो दिख रहे हैं इन्हें मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूं, और ब्लू कलर के जो मैं बना देता हूं, ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं इन्हें मैं कंडक्टर बना, इन्हें मैं जो है वो इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और इन्हीं के बीच में क्या आ जाते हैं, रेड कलर के रेजिस्टेंस आ जाते हैं, जो इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, जो इन्हें क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अब मुझे जरा बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा उसका क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें जा रही थी वो कुछ इलेक्ट्रॉन तो पूरे पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो रुकेंगे वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट ज्यादा करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे और एनर्जी को लूज करेंगे। तो जो एनर्जी लूज होगी, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसके कारण, हिंड्रेंस के कारण, रेजिस्टेंस के कारण। तो मैं लिख देता हूं लॉस ऑफ, प्रॉपर्ली देख नहीं रहा है, इसको ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, क्या मैंने बोला, मैंने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस,
ड्यू टू रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू हीट। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस है किसी भी प्रतिरोध के द्वारा वो किस में परिवर्तित हो जाता है? गर्मी में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो सारे के सारे गर्म होने लग जाते हैं। थोड़ी देर आप देखो वायर जो है वो भी गर्म हो जाती है, प्रेस गर्म हो जाती है, किसी भी चीज को गर्म, कभी भी लैपटॉप में रात भर इसे खुला छोड़ दूं तो हो सकता है ये भी गर्म हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज में जो गर्मी आ रही है वो किसके कारण है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण है। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? तो इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल यहीं से बनता है। आपको वो हाइट डेल्टा H पूछेगा कि भैया बताइए हीट एनर्जी कितनी हो रही है। आई आपको दे रखा होगा, आई कितना दे रखा होगा? आई स्क्वायर इंटू आर टी। आई दे रखा होगा, रेजिस्टेंस दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रखा होगा, ये टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है। यहाँ पे ये टाइम है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। आई क्या है? यहाँ पे करंट है। आई क्या है? यहाँ पे करंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये इस तरीके से हम लॉस ऑफ हीट को निकालते हैं, किसके द्वारा? रेजिस्टेंस के द्वारा, जो हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बताइए कि पतले वायर में और मोटे वायर में किस में ज्यादा होगा? देखो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा लॉस होगा। और रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें होता है? पतले वायर में होता है। अभी तो मैंने बताया था इसके पहले आपको, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो पतला वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो जल्दी खराब भी हो जाएगा। इसलिए पतले वायर जल्दी फूक जाते हैं एज कंपेयर टू मोटे वायर, क्योंकि मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस इन मेगा एम्पियर ऑफ ए वायर ऑफ लाइक 8 मीटर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपको कराया 4.8 से इसका आंसर था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट जो सेगमेंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? द रेट ऑफ पावर लॉस और कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड। पंखा चलता है तो धीरे धीरे मीटर बढ़ता है, तो पंखा की भी एक इलेक्ट्रिकल पावर है। एसी चलता है तो तेज तेज बिजली का जो मीटर वो भागता है, क्योंकि एसी की भी एक पावर है। जब भी हम मार्केट में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदने जाते तो हम पूछते हैं कि भाई ये कितनी बिजली खाता है, इसकी पावर क्या है? तो वो बताते हैं कि ये 2 किलोवाट का है, ये 5 किलोवाट का है, ये 7 किलोवाट का है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो अप्लायंस है वो कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है 1 घंटे के अंदर, या 1 घंटे के अंदर कितने किलोवाट एनर्जी वो खर्च कर लेता है, उसे हम शक्ति कहते हैं। जो ज्यादा ज्यादा खर्च करता है उसकी शक्ति ज्यादा है, जो धीरे धीरे खर्च करता है उसकी शक्ति कम है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एक पंखा दे रखा है, यहाँ पे एक प्रेस दे रखी है, तो प्रेस क्या करेगी? जल्दी जल्दी ऊर्जा खर्च करेगी, ज्यादा बिजली खर्च करेगी, मतलब प्रेस की पावर ज्यादा है। किस फॉर्म में? किलोवाट के फॉर्म में। और इसे निकालने का तरीका होता है कि किसी भी अप्लायंस के द्वारा 1 किलोवाट यूनिट कितने घंटे में खर्च किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनिट कहते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ लीजिए। तो पावर क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को खर्च करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। तो पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इक्वल टू होता है V इंटू आई। V क्या होता है? वोल्टेज, और I क्या होता है? करंट। तो P इक्वल टू जो होती है उसे हम कहते हैं V इंटू आई। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मुझे एक चीज और बताइएगा जरा कि V बराबर क्या होते हैं? आई आर, ठीक है। तो V को हम क्या लिख सकते हैं? आई आर इंटू, फिर से आई लिख दिया मैंने, क्योंकि आई आर कैसे निकला है? ये V से निकला है। तो V इक्वल टू क्या है? आई आर, और आई आर को फिर से हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? आई स्क्वायर आर। मतलब P का मान आई स्क्वायर आर भी होता है। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब मुझे एक चीज और बताना जरा, मुझे एक चीज और बताना, P इज इक्वल टू वी होता है, V इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। तो V इंटू वी अपॉन आर। मैंने क्या किया? I को यहां पे लिख दिया V अपॉन आर, I को लिख दिया मैंने V अपॉन आर। तो V से B का गुणा होगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। मतलब हमारे पास टोटल
तीन फॉर्मूले हैं पी के। पहला फॉर्मूला कौन सा है, v इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अलग अलग फॉर्मेट में आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है आपको वी आर दे रखा हो सकता है आपको आई आर दे रखा हो सकता है वी आई दे रखा हो, और आपसे पूछेगा कि बताइए पावर क्या है। तो तीन अलग अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक सप्लाई। अभी जो चीज मैं आपको बता रहा था, सेम वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, सेम वही चीज आपको यहाँ पर बतानी है। क्या चीज बतानी है दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। P इज इक्वल टू, मैंने बताया भी आपको, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये किस ऊर्जा में, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि कोई अप्लायंस कितने वॉट का है, कितने किलो वॉट का है। तो इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई, इसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। और ये क्या होता है, किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर। और आप सबको पता है कि 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू है वो होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये चीज आपको याद रखनी है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बस इतनी छोटी सी चीज है आपको जो याद रखनी है। इसका मतलब क्या समझ लीजिए, कि कितने किलोवाट का अप्लायंस कितने घंटे जलता है, जितने घंटे जलेगा, अगर उन दोनों को हम गुणा कर दें तो हमें यूनिट पता चल जाएगा कि हमारे मीटर में कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूं कि सपोज दैट मेरे पास एक बल्ब है, कितने वॉट का बल्ब है, ये 100 वॉट का बल्ब है, और ये बल्ब मैंने 10 घंटे जलाया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कितने यूनिट बिजली मैंने खर्च की, तो आप ये कहोगे कि 100 वॉट का बल्ब है तो 100 वॉट कर लिया, लेकिन हमें जब निकालना होता है यूनिट तो हमें किलोवाट निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देने पर ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, और जितने घंटे बिजली चलेगी उससे गुणा कर दीजिए, 10 गुणा कर दिया मैंने, तो 2 जीरो इधर कट गए, 1 जीरो इधर कट गया, मतलब आंसर कितना बचा, 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट बिजली खर्च की उसने, जब एक बल्ब को उसने 100 वॉट के बल्ब को उसने 10 घंटे जलाया तब। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक प्रेस है जो कि 500 वॉट की है, 500 वॉट की प्रेस को मैं क्या करता हूं, डेली 2 घंटे जलाता हूं, 2 आवर जलाता हूं, और 30 दिन तक लगातार मैंने ये यूज किया, तो बताइए कितने यूनिट बिजली मैंने खर्च की। ये क्वेश्चन पूछ लिया मान लीजिए उसने। तो अगर उसने 500 वॉट की प्रेस दे रखी है, तो मैं ये क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करूंगा किलोवाट में। तो 500 वॉट डिवाइडेड बाय 1000, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो इधर कट गया, तो ये हो गया 1/2। 1/2 किलोवाट की का जो है वो प्रेस है, ठीक है। 0.5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया 0.5 इंटू, ये तो किलोवाट हो गया। कितने आवर जलाया, डेली 2 घंटे, 30 दिन में कितना हो गया, 20 या 60 घंटे टोटल बिजली जलाई। तो 1 जीरो कट जाएगा, ये हट जाएगा, 6 पंजे 30, तो 30 यूनिट बिजली जलाई गई। अगर उसने डेली के डेली 30 यूनिट बिजली खर्च हुई, अगर उसने डेली के डेली 500 वॉट की प्रेस को डेली 2 घंटे यूज किया, तो 30 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगर एसी का निकालना है, मैंने कहा कि एसी है हमारे पास, 2 किलोवाट की एसी है, 2 किलोवाट की एसी है, हम डेली डेली 10 घंटे जलाते हैं, 10 आवर डेली, 10 आवर डेली, ठीक है। 30 दिन तक लगातार जलाया मैंने, इंटू 30। देखो ऑलरेडी किलो वॉट आवर में है, तो करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कर दिया, 2 इंटू 10 इंटू 30, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 20, और ये हो गया 300, मतलब 600 यूनिट बिजली खर्च, 600 यूनिट बिजली खर्च। और आजकल बिजली का रेट क्या चल रहा है, आजकल बिजली का रेट चल रहा है 8 रुपए, तो कितना हो गया, 8 छंग 48, 4800 रुपए की बिजली खर्च होगी, अगर आप डेली एसी 10 घंटे जलाते हैं तो। समझ में आ रही बात, बोलो। तो बस यही चीज आपको याद रखनी है कि किस तरीके से बिजली का बिल आता है, इन सभी चीजों को, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं।
एक बार रुकिएगा दोस्तों, बस 1 मिनट में मैं वापस आता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पार्ट। तो एक क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, एक आयरन है जिस पर 1000 वॉट अंकित है, प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त किलोवाट ऊर्जा किलोवाट आवर में कितनी होगी। मतलब वो यूनिट पूछ रहा है, तो हमें पता है कि यूनिट हम निकालेंगे, यूनिट बराबर मतलब किलोवाट आवर बराबर कितना हो गया, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट कर दिया मैंने यहाँ पे, इनटू 1 किलोवाट कर दिया मैंने यहाँ पे, इनटू, ठीक है, 3 घंटे डेली चलाया, 3 घंटे कर दिया यहाँ पे, इनटू 30 दिन तक चलाया तो 30 कर दिया, कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू 90, तो 90 यूनिट बिजली उसने खर्च की। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर वो यही पूछे, यहीं पर वो अगर किलोवाट ना पूछ के वो पूछे कि कितनी यूनिट, कितना वो जूल यूज करेगा, जूल खर्च करेगा, तो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो किलोवाट आवर निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 90 किलोवाट आवर ऊर्जा उसने खर्च की, और हमें यह भी पता है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर हम इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 90 इंटू 10⁻6। ये होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये जीरो कम हो जाएगा, 9 छके 54, 9 तिया 27 और 5 32, तो ये हो गया 324 इंटू 10⁻6। ना पॉइंट यहां लगा देंगे तो ये बन जाएगा 3.24 इंटू 10⁸ जूल। इतनी जूल एनर्जी खर्च होगी अगर वो उसे जूल में निकालना चाहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 100 वॉट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो यूज किया जाता है 10 घंटे तक। तो 100 वॉट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 10 घंटे तक यूज किया जाता है। What will be the cost of electricity consumed if the consumption cost is 5 rupees per unit? कंजम्पशन कॉस्ट जो है वो 5 रुपए पर यूनिट है। तो बिजली की लागत खपत क्या होगी, तो भाई मेरे बहुत ही आसान है। देखो कितने वॉट का है, 100 वॉट का है, तो 100 वॉट को किलोवाट में बदलेंगे तो 100 बटे 1000, 100 बटे 1000 करेंगे, ये कट गया, आंसर बच गया 0.1, तो 0.1 इनटू कितने घंटे तक जलाया गया, 10 घंटे तक जलाया। कितने यूनिट खर्च हुआ, टोटल 1 यूनिट खर्च हुआ अभी तक। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इफ द कंजम्पशन कॉस्ट इज 5 रुपए पर यूनिट, 5 का गुणा कर दो, 5 रुपए यूनिट है, तो कितना हो गया, 5 ही रुपए खर्च हुए उसके बस। ए द राइट आंसर, उसके केवल 5 ही रुपए खर्च हुए। ए विल बी द राइट आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से इस तरीके के जो प्रश्न है वो किए जाते हैं। ठीक है, आइडिया आपको लग गया। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, अगला पार्ट। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, इसके बिहाफ पर हम बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले है बल्ब। अगर हम बल्ब की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली और बेसिक चीज तो ये है कि बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक, दूसरी चीज, बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है वो ऑर्गन गैस होती है, ये चीज आपको पता है। बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है वो ऑर्गन गैस होती है, राइट। इसके साथ साथ में कहीं कहीं पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं जहां पर हीट ज्यादा है। तीसरी चीज, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ही फिलामेंट जलता रहता है, फिलामेंट कभी भी फूकता नहीं, खराब नहीं होता है, और टेम्परेचर भी इतना ही पहुंच जाता है 3300 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए बल्ब के बारे में, वो एक तो इसका आविष्कार किसने किया, इसमें जो गैस भरी होती है, फिलामेंट कौन सा, टंगस्टन होता है, और टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो
300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। आगे देखो, आगे है ये, आप हीटर दिखाई दे रहा है, तो हीटर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटर का जो वायर है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों हीटर का जो वायर है वो एक एलॉय का बना होता है जिसे हम कहते हैं नाइक्रोम। क्या कहते हैं? नाइक्रोम। और नाइक्रोम मुख्य रूप से तीन चीजों का बनाया जाता है। एक है निकेल, दूसरा है क्रोमियम और तीसरा है आयरन। ठीक है, तो हीटर का जो वायर है वो जिस मेटल का, जिस अलॉय का बना होता है उसे हम कहते हैं नाइक्रोम। और नाइक्रोम के अंदर तीन मेटल होते हैं, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है। तीसरा देखो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोल्डर। अब ये चीज है क्या? इसे कहते हैं फ्यूज। घरों में आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, या जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस है या फिर वोल्टेज जो लॉस्ट है उससे बचने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का उपयोग करते हैं। और ये जो फ्यूज है इसमें एक छोटा सा पतला सा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हिंदी में इसे आम भाषा में रांगा कहते हैं। तो ये बनेगा सोल्डर। किस मेटल का बनता है? सोल्डर का। सोल्डर किसका अलॉय है? टिन प्लस लेड। टिन प्लस लेड इसका अलॉय है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, 9000 प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। एक सेकंड, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए आप इसके बारे में कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। ध्यान से सोचिए, समझिए कि इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। 9000 प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रभावित की जाए। How much heat will be produced from a heater with a resistance of 9000 if a current of 0.3 ampere is passed for 10 seconds? तो दोस्तों हमें फॉर्मूला पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला पता है हमें, तो हमें H निकालना है। H इज इक्वल टू आई कितना हो गया? आई का स्क्वायर किया हमने, आई कितना है? 0.3 है, फिर 0.3 का स्क्वायर किया इंटू आर हमें कितना दे रखा है? आर दे रखा है 9000 इंटू टाइम हमें कितना दे रखा है? 10 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 इंटू 9000 इंटू 10। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे तो एक जीरो इधर कटेगा, एक जीरो इधर कट गया। 9 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.03 आर स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हटेंगे, 2 पॉइंट ये भी हट जाएगा और ये हो जाएगा 810। 810 नहीं बचेगा बल्कि एक जीरो और बचेगा। तो मतलब यहाँ पे ये एक जीरो कम है, लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा शायद एक जीरो कम है। हाँ, एक जीरो कम है इसमें, तो 8100 बनेगा इसका। ठीक है, 8100 बनेगा। आगे चलें, आगे कह रहा है कि विद्युत मोटर जो होती है वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। मतलब जो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, तो मोटर क्या करती है? चलती है, राइट? कैसे चलती है मोटर? जब हम बिजली में लगाते हैं तभी चलती है। तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो इलेक्ट्रिकल विल बी द राइट आंसर, है ना? इलेक्ट्रिकल विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सी मैकेनिक, कौन सी मशीन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यस, इसी तरह जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। सोलर सेल, सूर्य की ऊर्जा आती है, इन पे पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस, सूर्य की ऊर्जा आती है, सूर्य की लाइट आती है, पत्तियों पे पड़ती है, फिर वो खाना बनाते हैं, दैट इज द केमिकल एनर्जी। तो क्या बनेगा? लाइट से केमिकल एनर्जी बन जाएगा। बैटरी में H2SO4 होता है, क्या बनेगा? केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। गिटार मैकेनिकल से साउंड में कन्वर्ट होगा।
माइक्रोफोन साउंड से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल से साउंड, बल्ब इलेक्ट्रिकल से हीट एंड लाइट, और एलईडी इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल टू लाइट। तो अलग अलग तरीके के जो अप्लायंसेस होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा को अलग अलग फॉर्मेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पूछा है कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, जो फ्यूज यूज करते हैं उसको किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो फ्यूज कैसे कार्य करता है, बहुत सारी लाइट आई, अचानक से उसमें हीट उत्पन्न हुई और वो फूक गया, मतलब जो लाइट जो हीट एनर्जी है, जो सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट होती है। तो डेफिनेटली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी द राइट आंसर। तो जो फ्यूज है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर बिहेव करता है। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁶। जस्ट मैंने आपको बताया, A will be the right answer. Next question. The electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. The power of the bulb is. तो वो क्या कह रहा है कि पावर पूछ रहा है, आप सभी को पता है, जस्ट मैंने आपको बताया कि पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, ये बताया मैंने। पावर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर, बताया। और पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें वोल्ट दे रखा है, करंट दे रखा है, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी फॉर्मूला यूज ही नहीं होंगे। तो V इंटू आई हो जाएगा। यहाँ पे V कितना दे रखा है, 220 इंटू 0.5, क्या बनेगा आंसर, 110। ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the best conductor of electricity? मैं बता चुका हूं आपको कि कॉपर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कॉपर नहीं, सिल्वर। जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सबसे बढ़िया जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। तो इसका जो कंडक्टिविटी वो हाईएस्ट होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है, आयरन का बना होता है, नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का होता है। तो जो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, टंगस्टन का बना होता है, सॉरी फिलामेंट, हाँ टंगस्टन का बना होता है। और नाइक्रोम का क्या बना होता है, जो प्रेस का वायर है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। विच इज द गैस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। जस्ट मैंने आपको बताया कि बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी है, या तो ऑर्गन होगी या फिर नाइट्रोजन होगी। ऑर्गन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, और भी गैसेस होती हैं, क्रिप्टॉन भी होती है, लेकिन नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों गैसें नहीं होती है। ठीक है, नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो बहुत ही डिटेलिंग में मैंने आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चीजें पढ़ाई हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं। एक क्वेश्चन बीच में गड़बड़ हो गया था, वो क्वेश्चन शायद मैंने गलत तरीके से उसे टाइप किया, प्रॉपर्ली वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, उसको चीज को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज के इस सेगमेंट को आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो क्या है, योगेन, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्रिप्शन लेने से केवल आप जीएस ही पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने से आप मैथ भी मिलेगी, आपको इंग्लिश भी मिलेगी, आपको जीएस भी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, सारे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, कितने भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, बैचेस भी बनते हैं, बैचेस में आपको बहुत ही जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको पढ़ाते हैं, प्रॉपर्ली चीजें बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो बैचेस क्रिएट किए जाएंगे, किस तरीके से बनेंगे। एक फिक्स टाइम होता है उस बैच का, उस बैच में वो पूरी प्रिपरेशन आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक कराते हैं, और इन्हीं बैचेस में इस तरीके से क्लासेस चलती हैं। ठीक है। तो जो प्लस के जो फायदे हैं वो प्लस का यही फायदा है कि आपको कंप्लीट चीजें मिलती हैं, शुरू से लेके एंड तक चीजें मिलती हैं, कंप्लीट टीचर का गाइडेंस होता है, आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है, और थ्योरी क्लासेस भी आपको मिलती है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको बढ़िया लगी है क्लास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी क्लासेस अपलोड करेंगे, इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस अपलोड करेंगे। थैंक यू ऑल, बाबा और देखते रहिए, बने रहिए लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पर।